हेलो फ्रेंड, इलेक्ट्रिकल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम डिस्कस करेंगे यूथ पब्लिकेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि वॉल्यूम 2 का है। ठीक, इसका सॉल्यूशन भी हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 50 तक का सॉल्यूशन हमने कर लिया है, उसके आगे के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हम देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन आज का है क्या। तो फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू। देखिए, हम देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन आज का हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन है कि आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट कॉज फ्लक्स टू रिड्यूस विथ, यानी निम्न में से किसके साथ आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण फ्लक्स में कमी होती है। किसके कारण? ऑप्शन क्या है आपका? डिक्रीजिंग टॉर्क, इंक्रीजिंग टॉर्क, इंक्रीजिंग करंट एंड फोर्थ ऑप्शन आपका है डिक्रीजिंग करंट। चार ऑप्शन आपके हैं। अब क्वेश्चन अगर आप समझ रहे हो कि कह रहा है कि आर्मेचर फ्लक्स यानी सॉरी आर्मेचर रिएक्शन के कारण फ्लक्स जो रिड्यूस होगा वो किसके कारण होगा, कैसे कर सकते हो आप। तो आप अगर ध्यान से देखो तो इसमें टॉर्क है। क्या आपको टॉर्क और फ्लक्स में कोई रिलेशन पता है, कोई रिलेशन याद है? इनके बीच में क्या रिलेशन होता है? तो आप देखोगे कि जो टॉर्क है आपका यानी टी, आप देखते हो टी प्रोपोर्शनल होता है फाई इंटू आई ए, फाई इंटू आई ए। इसका मतलब है कि टॉर्क जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्लक्स के। अगर फ्लक्स आपको रिड्यूस करना है तो इसका मतलब है कि टॉर्क को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। जब आपका टॉर्क डिक्रीज होगा तो इसका मतलब फ्लक्स क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो टॉर्क आप कम करोगे तो फ्लक्स आपका क्या होगा, रिड्यूस होगा। लेकिन अगर करंट और फ्लक्स में आप देखें इस टाइम पे कि क्या होगा इस कंडीशन में, तो फाई जो होता है वो प्रोपोर्शनल होगा 1/IA के, 1/IA के। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब करंट बढ़ेगी तब जाके फ्लक्स रिड्यूस होगा। ठीक है, लेकिन ये जो बढ़ती हुई धारा दिया है, अब इससे कंफर्म नहीं है कि कौन सी धारा बढ़ रही है, आर्मेचर करंट या फिर कौन सी करंट, लाइन करंट कौन सी, ये कंफर्म नहीं है। ठीक है, इसलिए ये करेक्ट आंसर नहीं होगा। आपका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, तो थोड़ी सी और अगर हम बात करें तो क्या आपको आर्मेचर रिएक्शन पता है कि होता क्या है? आर्मेचर रिएक्शन की अगर बात करें तो इसका जो सिंपल सा, अगर हम बात करें सिंपल सा जो डेफिनेशन होता है वो होता है कि मेन फ्लक्स पर यानी कि फील्ड फ्लक्स पर आर्मेचर फ्लक्स का क्या प्रभाव होता है, उसी प्रभाव को हम क्या कहते हैं, आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। अब जब भी मेन फ्लक्स पर आर्मेचर फ्लक्स का प्रभाव दो तरह से होता है। एक तो वह क्रॉस मैग्नेटाइजेशन मतलब क्रॉस मैग्नेटाइज करेगा, एक क्या करेगा, डीमैग्नेटाइज करेगा। अब आपके दिमाग में ये चीज़ आएगी कि क्रॉस मैग्नेटाइज क्या है और डीमैग्नेटाइज क्या है। तो आप सिंपल से इतना जानते रहो कि जब आर्मेचर फ्लक्स और मेन फ्लक्स दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर होंगे यानी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तब जाके आपका क्रॉस मैग्नेटाइजेशन होगा। कौन सा होगा, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। और डीमैग्नेटाइजेशन का मतलब है कि दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल का मतलब है कि विपरीत होंगे यानी 180 डिग्री पर होंगे, 180 डिग्री पर होंगे, तब आपका कौन सा होगा, डीमैग्नेटाइजेशन होगा, डीमैग्नेटाइजेशन होगा। क्लियर है? तो आपको याद रहे ये चीज़। चलिए अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, हाँ अगला क्वेश्चन है कि द आर्मेचर ऑफ ए डीसी मशीन इज मेड ऑफ। तो डीसी मशीन का आर्मेचर किस चीज़ का बना होता? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखिएगा क्योंकि ये आर्मेचर पूछा है कि आर्मेचर आप किस चीज़ का बनाते हो। ऑप्शन आपका क्या है, माइल्ड स्टील, सिलिकॉन स्टील, स्टेनलेस स्टील, कास्ट आयरन, किस चीज़ का बना होता है? तो अगर आप ध्यान से समझो ना, देखो, तो जो आर्मेचर है बेसिकली इसको हम बनाते हैं सिलिकॉन स्टील का। किसका बनाते हैं, सिलिकॉन स्टील का। तो क्या कारण होता है कि हम इसको सिलिकॉन स्टील का बनाते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी तो करेक्ट हो गया। अब क्या कारण है कि हम सिलिकॉन स्टील का ही बनाते हैं इसको? तो सिलिकॉन स्टील का बनाने से आपका हिस्टेरिसिस लॉस, हिस्टेरिसिस लॉस जो होता है वो क्या होता है, रिड्यूस होता है, कम होता है। इसलिए जो आर्मेचर होता है वो किस चीज़ का बना होता है, सिलिकॉन स्टील का बना होता है।
कभी कभी क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि जैसे अब हमारी आयरन लॉस दो तरह की होती है, एक होती है ईडी करंट लॉस और एक होती है हिस्टेरिसिस लॉस। तो ईडी करंट लॉस भी हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, क्योंकि ये भी किसी प्रकार मतलब कि किसी एक प्रकार की ऊर्जा का क्षय ही है। तो इस ईडी करंट लॉस को रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए कि लेमिनेशन। क्या करते हैं, लेमिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप याद रखिएगा। और ईडी करंट के लिए लेमिनेशन और हिस्टेरिसिस करंट को रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिलिकॉन स्टील का जो मटेरियल है ये इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और सिलिकॉन स्टील का जो मटेरियल है इसकी परमेबिलिटी क्या होती है, बहुत हाई होती है। इसकी परमेबिलिटी क्या होती है, बहुत हाई होती है। क्लियर। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, डीसी जनरेटर आर डिजाइन टू डेवलप आर्मेचर वोल्टेज नॉट एक्सीडिंग 650 वोल्ट बिकॉज ऑफ लिमिटेशन ऑफ, यानी कि निम्न में से किस सीमा के कारण डीसी जनरेटर इस प्रकार बनाए जाते हैं ताकि वे 650 वोल्ट से अधिक का आर्मेचर वोल्टेज विकसित न कर सकें। अब क्या कारण है, किसके कारण हम ऐसा डिज़ाइन करते हैं कि जो आर्मेचर का वोल्टेज है वो डेवलप तो करेगा लेकिन 650 वोल्ट से ऊपर का डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा। तो इसका ऑप्शन देखिए क्या है, ऑप्शन इसका है फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग, कम्यूटेटर, स्टार्टर। किसके कारण होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा कम्यूटेटर। क्या है, कम्यूटेटर, यानी दिक परिवर्तन के कारण हम आर्मेचर वोल्टेज जो 650 वोल्ट से अधिक विकसित नहीं कर सकता वो होता है कम्यूटेटर के कारण। किसके कारण, कम्यूटेटर के कारण। ठीक है। चलिए देखिए, कम्यूटेटर सीमा के कारण, कम्यूटेटर सीमा के कारण डीसी जनरेटर इस प्रकार बनाए जाते हैं ताकि वे 650 वोल्ट से अधिक का आर्मेचर वोल्टेज विकसित न कर सकें। अधिक वोल्टेज होने से कम्यूटेशन की समस्या उत्पन्न होती है। अब देखिए जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतना ज़्यादा कम्यूटेशन की प्रॉब्लम जनरेट होगी। कम्यूटेटर धारा रूपांतरण का कार्य करता है, कम्यूटेटर धारा रूपांतरण का काम करता है। तो आपको ये पता है धारा रूपांतरण का मतलब क्या, कि एसी को डीसी में, डीसी को एसी में। ठीक। तो कम्यूटेटर का काम आपको पता है कि एसी को डीसी में, एसी टू डीसी, या फिर डीसी टू एसी, यही करता है। तो मोटर जनरेटर के अकॉर्डिंग ये बना होता है, ये जनरेटर में होता है और ये मोटर में होता है प्रोसेस। तो आपको ये पता है ये धारा कन्वर्जन का वर्क करता है। ठीक है, कम्यूटेटर का काम यही होता है। तो कम्यूटेटर के कारण ही जो आर्मेचर में वोल्टेज का डेवलपमेंट होता है वो 650 वोल्ट से ऊपर नहीं होता। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द ब्रश कॉन्टेक्ट लॉसेस इन ए डीसी मशीन इज ए, डीसी मशीन में ब्रश संपर्क हानि है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। अब ब्रश कॉन्टेक्ट लॉस होता क्या है, देखिए ध्यान से। अब ब्रश कॉन्टेक्ट लॉस जो है, देखिए डीसी मशीन में ब्रश कॉन्टेक्ट लॉस धारा के समानुपाती होता है, यानी कि जो ब्रश मतलब वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू ब्रश, वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू ब्रश, ये जो होता है ये करंट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो डीसी मशीन में कार्बन ब्रश का प्रयोग किया जाता है। ये हमको पता है कि डीसी मशीन में किस ब्रश का प्रयोग करते हैं, कार्बन ब्रश का। और कार्बन ब्रश का जो वोल्टेज ड्रॉप होता है 2 to 5 वोल्ट होता है, 2 to 5 वोल्ट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। कभी कभी ये पूछा जाता है कि ब्रश कॉन्टेक्ट वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है, तो आपको याद रखना है कि 2 से 5 वोल्ट के बीच में होता है। इसलिए इसे सामान्यतः छोटी मशीन में इस्तेमाल नहीं करते। जहाँ पर वोल्टेज रेटिंग कम हो, छोटे मशीन में कॉपर ब्रश का उपयोग होता है। अच्छा, ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है कि बड़ी मशीन है यानी बिग मशीन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं कार्बन ब्रश। बिग मशीन के लिए हम लोग यूज करेंगे कार्बन ब्रश, लेकिन अगर आपके पास स्मॉल मशीन है तो फिर हम इस्तेमाल करेंगे कॉपर ब्रश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपर ब्रश। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन ए डीसी मशीन शेप ऑफ मेन फील्ड फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन इज, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, उस दिन मैंने बताया था
आज भी मतलब इसके प्रीवियस वीडियो में आप देखोगे तो एक ऐसा ही क्वेश्चन था जिसको मैंने बताया था। तो आपको याद रखना है कि मेन फील्ड फ्लक्स का कैसा शेप बनता है, आर्मेचर ईएमएफ का कैसा शेप बनता है, दोनों के कारण कैसे बनता है तो फिर कैसा शेप बनता है। ये 3 मतलब क्वेश्चन मैंने बताया था, आज भी बताऊँगा, ठीक है। चलिए देखिए क्या है कि डीसी मशीन में मुख्य क्षेत्र के फ्लक्स वितरण का आकार क्या होता है। आकार ही आपसे पूछा है। देखिए ट्रेंगुलर, फ्लैट टॉप्ड और ट्रोपोजॉइडल, सैडल शेप, पीक इन नेचर। तो अगर हम बात करें तो इसका जो होता है, ठीक है, क्वेश्चन क्या आपका है कि डीसी मशीन में मुख्य क्षेत्र के फ्लक्स वितरण का आकार क्या होता है। फ्लक्स वितरण का आकार आपसे पूछा है कि मुख्य क्षेत्र का, यानी कि मेन फील्ड फ्लक्स का जो मतलब फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका शेप कैसा होता है। तो उसका शेप होता है फ्लैट टॉप्ड या फिर ट्रोपोजॉइडल या फिर ट्रोपोजॉइडल होता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2 क्वेश्चन है उसको भी आप याद रखिएगा, ठीक। और उसके बाद अगर आपसे पूछे कि आर्मेचर, ठीक है, आर्मेचर एमएफ का शेप कैसा होता है, इंपॉर्टेंट लाइन है, आर्मेचर एमएफ का शेप कैसा होता है, तो आपको बताना है कि ट्रेंगुलर होता है। कैसा होता है? ट्रेंगुलर होता है, ठीक है। उसके बाद फील्ड फ्लक्स का शेप कैसा होता है, यानी कि फील्ड फ्लक्स में कि या फिर मेन फील्ड फ्लक्स जो है उसके कारण जो यम यम यफ आपका मतलब बनेगा, मेन फील्ड फ्लक्स का जो यम यम यफ बनेगा उसका शेप कैसा होगा। तो उसका शेप होता है रेक्टेंगुलर। उसका शेप कैसा होगा? रेक्टेंगुलर, ठीक है। उसके बाद इन दोनों के कारण जैसे कि आर्मेचर फ्लक्स और मेन फील्ड फ्लक्स, इनके कारण जब हो के एयर गैप में जो फ्लक्स जाएगा उसके कारण उसका एमएफ जो डेवलप होगा उस एमएफ का शेप कैसा होगा। तो फिर एयर गैप में जो एमएफ होगा उसका शेप आपको ट्रोपोजॉइडल आप बोलते हो या फिर उसको क्या बोलेंगे हम? फ्लैट टॉप्ड बोलेंगे, फ्लैट टॉप्ड। तो इम्पॉर्टेंट लाइन है तीनों के तीनों, यानी कि देखिए अगर आर्मेचर फ्लक्स होगा तो उस फ्लक्स के कारण आर्मेचर यम यम यफ होगा, उस आर्मेचर यम यम यफ का शेप जो होगा वो क्या होगा? ट्रेंगुलर होगा। मेन फ्लक्स होगा या फिर फील्ड फ्लक्स होगा तो फील्ड फ्लक्स का भी फील्ड यम यम यफ होगा और उस यम यफ का शेप कैसा होगा? तो रेक्टेंगुलर होगा। और इन दोनों के कारण जो एयर गैप में फ्लक्स होगा उसका भी कुछ ना कुछ यम यम यफ होगा और उस एम एफ का शेप अगर आपसे पूछेगा तो फ्लैट टॉप्ड होगा। तीनों के तीनों आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि ब्रशेज इन ए डीसी मशीन आर नॉर्मली प्लेस्ड इलेक्ट्रिकली इन द, यानी कि डीसी मशीन में ब्रशों को विद्युतीय रूप से समानतः कहाँ रखा जाता है। विद्युतीय रूप से बोला है, ठीक है, विद्युतीय रूप से कहाँ रखा जाता है? पोलर रीजन में, इंटरपोलर रीजन में, आइदर ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। तो देखिए अगर बात करें इलेक्ट्रिकली आपसे बोला है कि कहाँ रखा सॉरी कहाँ रखा जाए, तो ये रखा जाता है आपका इंटरपोलर रीजन में। कहाँ पर रखा जाता है? इंटरपोलर रीजन में रखा जाता है, ठीक है। देखिए डीसी मशीन में ब्रशों को विद्युतीय रूप से अंतर्ध्रुवी क्षेत्र में व्यवस्थित किया जाता है। अंतर्ध्रुवी क्षेत्रों का मतलब है कि इंटरपोलर रीजन में इसे हम रखते हैं, क्योंकि इंटरपोलर रीजन में वोल्टता का मान कम से कम होने के कारण स्पार्किंग कम होता है तथा दिक् परिवर्तन यानी कि कम्यूटेशन का जो प्रोसेस होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो कारण भी आपको दे दिया गया है कि हम ब्रशों को, यानी ब्रशेस जो हमारे पास कार्बन ब्रशेस हैं बड़ी मशीन के लिए और छोटी मशीन के लिए कॉपर ब्रशेस हैं, इसको हम कहाँ पे रखते हैं? इलेक्ट्रिकली अगर बात करें तो हम रखते हैं इंटरपोलर रीजन में। अब इंटरपोलर रीजन में अगर हम रख रहे हैं तो क्यों रख रहे हैं? इसका कारण ये है कि इंटरपोलर रीजन में जो वोल्टेज का मान है वो क्या होता है? कम होना है, मतलब कि कम होता है, जिसके कारण स्पार्किंग हमारी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अगर स्पार्किंग कम हो जाती है तो फिर जो कम्यूटेशन का प्रोसेस है वो भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो कम्यूटेशन का प्रोसेस भी हमारा क्या होगा? कम हो जाएगा। तो क्लियर है इतनी चीज़। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आई स्क्वायर आर लॉसेस आर ओमिक लॉसेस आर आल्सो नोन एज, यानी कि आई स्क्वायर आर लॉस हो या फिर ओमिक लॉस हो उसको किस नाम से और जाना जाता है? कॉपर लॉस से,
आयरन लॉस से, ईडी करंट लॉस से, हिस्टैरिसीस लॉस से। तो ये नॉर्मल है। आई स्क्वायर और लॉस को हम क्या बोलते हैं? कॉपर लॉस बोलते हैं। तो नॉर्मल क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि आप नॉर्मली थोड़ा से मतलब कि जल्दी से कर लो उसको, ठीक। चलिए, आई स्क्वायर आर यानी हानि, ओमिक हानि को ताम्र हानि यानी कि कॉपर लॉस के नाम से भी जाना जाता है। इसे वेरिएबल लॉस के नाम से भी जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि जो सी यू लॉस है, जिसको आप कॉपर लॉस कहते हो, इसे हम वेरिएबल लॉस भी कहते हैं। अब वेरिएबल लॉस आपको ये पता है, तो अगर एक वेरिएबल लॉस है किसी मशीन में, मैक्सिमम इफिशिएंसी आपको तभी मिलती है जब वेरिएबल लॉस कांस्टेंट लॉस के बराबर हो जाता है। तो फिर कांस्टेंट लॉस किसको बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। यानी कि पूरे मशीन में लोड का बढ़े या घटे, कांस्टेंट लॉस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जैसे कांस्टेंट लॉस की अगर हम बात करें, कांस्टेंट लॉस तो वो हमारे पास कौन सी होती है? कांस्टेंट लॉस की बात करें तो हमारे पास होती है आयरन लॉस। क्या होती है? आयरन लॉस, या फिर इसको हम कह सकते हैं कि नो लोड करंट लॉस, ठीक है। तो आयरन लॉस हमारे पास होगी, इसे हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट लॉस कहते हैं। और आयरन लॉस में हमारा आता है एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस, दोनों को मिला के आयरन लॉस बननी होती है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इफ नंबर ऑफ पोल्स इन द रोटर डिक्रीज द स्पीड ऑफ द रोटर विल बी। अब देखिए, घूर्णक में ध्रुवों की संख्या घटने पर घूर्णक की चाल क्या होगी? इफ द नंबर ऑफ पोल्स इन रोटर डिक्रीज, नंबर ऑफ पोल्स को हम क्या कर रहे हैं? डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि ये नॉर्मल फार्मूला है। आपको सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला होता है ns बराबर 120f अपान p। अब क्वेश्चन में आपसे बोला है कि द नंबर ऑफ पोल्स इन द रोटर डिक्रीज, अब इसे हम डिक्रीज करेंगे तो फिर स्पीड क्या होगी? स्पीड क्या होगी? तो ये क्या होगी? ये जाएगी, बढ़ेगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के एंटी प्रोपोर्शनल है। एंटी प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है कि अगर एक राशि घटेगी तो दूसरी राशि क्या होगी? बढ़ेगी, जो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं एंटी प्रोपोर्शनल में। तो इस हिसाब से देखें तो रोटर में जो पोल्स हैं उसे हमने क्या किया है? डिक्रीज किया है। तो रोटर में पोल्स को हमने डिक्रीज किया, तो फिर हमारा ns क्या होगा? यानी कि स्पीड जो भी होगी रोटर की, वो क्या होगी? वो बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं, ये पूरा देख लीजिए, एकदम समझ में आपको आ जाएगा कि किस तरह से। आपको फॉर्मूला याद है तो फिर बहुत आसानी से आप इसको बता सकते हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि डीसी शंट जनरेटर हैज, डीसी शंट जनरेटर हैज कि डीसी पासवर्ड जनित यानी शंट जनरेटर में होते हैं। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया है, ऑप्शन के हिसाब से बताते हैं, ठीक है। स्लाइटली ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक, अप्रिशियबली राइजिंग कैरेक्टरिस्टिक, कांस्टेंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक, अप्रिशियबली फॉलिंग कैरेक्टरिस्टिक। तो ऑप्शन देखिए, जो डीसी जनरेटर है, डीसी शंट जनरेटर, नॉर्मली हम उसको बोलते हैं कि उसका जब भी हम कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं तो जैसे एक आइडियल वाला केस होता है, लेकिन जैसे ही उस पर लोड बढ़ता है ना तो उसमें थोड़ा सा ड्रॉपिंग नेचर आता है, थोड़ा सा बस। ये ऐसे आप देखेंगे होंगे, ठीक है, ऐसे थोड़ी सी ड्रॉपिंग नेचर का होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि स्लाइटली ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक होती है इसकी। देखो, ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं बोलते हैं इसको, स्लाइटली ड्रॉपिंग। कभी आपसे ऑप्शन में हो सकता है कि ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक दे और स्लाइटली ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक दे, तो आप स्लाइटली ही मार के आना, ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती है। स्लाइटली बस थोड़ा सा क्या होता है कि ड्रॉप होके चल जाता है, फिर उतना पे मेंटेन रहता है आपका, ठीक है। तो अगर हम देखें तो शंट जनरेटर में लोड बढ़ाने पर इसका ईबी तथा फाइये दोनों घटते हैं। जैसे ही हम उस पर लोड बढ़ाते हैं तो इसका ईबी और फाइयो दोनों घटते हैं। ईबी फ्लक्स फाई की अपेक्षा बहुत कम घटता है। ईबी जो होता है वो फ्लक्स फाई की अपेक्षा बहुत कम घटता है, इसलिए गति बहुत कम घटती है और इसका विलक्षण कुछ ड्रॉपिंग होता है। इसका विलक्षण कैसा, यानी इसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी होती है? कुछ ड्रॉपिंग नेचर की होती है, स्लाइटली जिसको आप बोलते हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है कि आर्मेचर कॉइल ऑफ ए डीसी मशीन इज यूजुअली मेड अप ऑफ। अब देखिए आर्मेचर कॉइल, अब देखिए कॉइल की बात की गई है, चाहे फील्ड कॉइल की बात हो चाहे आर्मेचर कॉइल की बात हो, नॉर्मली वो किस चीज़ का बना होता है? क्या माइका की बना होगी?
कॉपर की, ब्रास की या फिर ग्रेफाइट की? आपको पता है कॉइल है तो कॉइल हमारी किस चीज़ की बनी होती है? कॉपर की बनी होती है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी क्वेश्चन मतलब कि नहीं है, आप इसको आसानी से बता सकते हो। फील्ड कॉइल पूछता तब भी कॉपर बताओगे, आर्मेचर कॉइल पूछे तब भी आपको क्या बताना है? कॉपर ही बताना है। ठीक है, तो देखिए डीसी मशीन के आर्मेचर कुंडली में सामान्यतः कॉपर का प्रयोग किया जाता है। इसकी आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर इकाई से कम होती है, ये आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए ठीक। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि हाउ मेनी सेगमेंट विल बी देयर फॉर द कम्यूटेटर ऑफ ए 6 पोल डीसी मशीन हैविंग ए सिंपल वेव वाउंड आर्मेचर विथ ए 72 स्लॉट्स। यानी ये 6 ध्रुव वाली डीसी मशीन जिसमें 72 खांचों वाला साधारण तरंग कुंडलित आर्मेचर है कि कम्यूटेटर के लिए कितने खंड सेगमेंट होंगे? ठीक है, यानी 72 खांचे हैं, 72 आर्मेचर स्लॉट्स हैं, तो उसके लिए कितना, और वाइंडिंग कौन सी है कि वेव वाइंडिंग का इस्तेमाल किया गया है, तो कितने सेगमेंट की रिक्वायरमेंट होगी? तो कितने सेगमेंट की रिक्वायरमेंट होगी? ऑप्शन आपका है 73, 72, 71, 70। तो ये ऑप्शन होगा 72, यानी 72 स्लॉट्स हैं तो 72 सेगमेंट्स की रिक्वायरमेंट भी होगी। यानी कि डीसी मशीन में जो कम्यूटेटर खंडों की संख्या यानी कि कम्यूटेटर स्लॉट्स हैं की संख्या आर्मेचर कुंडलियों की संख्या के बराबर होती है। इंपॉर्टेंट लाइन है कि दिक् परिवर्तक में जो दिक् परिवर्तक खंडों की संख्या है यानी कि आर्मेचर स्लॉट्स के जो नंबर्स हैं उतने ही नंबर्स होते हैं आर्मेचर कुंडली के। यानी आर्मेचर कुंडली जितनी होगी उतने ही कम्यूटेटर सेगमेंट्स का हम इस्तेमाल करते हैं। अतः दिक् परिवर्तक यानी कि जो कम्यूटेटर सेगमेंट्स हैं उनकी संख्या कितनी होगी? 72 होगी, क्योंकि 72 स्लॉट्स हमारे पास हैं आर्मेचर के। तो अब क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो कम्यूटेटर के सेगमेंट हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं? तो कम्यूटेटर के सेगमेंट जो बने होते हैं वो हॉट ड्रॉन कॉपर के बने होते हैं, हॉट ड्रॉन कॉपर के बने होते हैं। अब देखिए इस कम्यूटेटर सेगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए यानी अलग अलग करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं माइका का, जो कि एक इंसुलेशन का काम करता है। ठीक है, कम्यूटेटर सेगमेंट को मतलब कि सेपरेट करने के लिए हम लोग माइका का इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि आप कम्यूटेटर सेगमेंट हार्ड ड्रॉन कॉपर का बनाते हो तो माइका और हॉट ड्रॉन कॉपर में आपका हार्ड कौन सा होता है? ठीक है, कि माइका हार्ड होता है कि आपका हार्ड ड्रॉन कॉपर, यानी कि जो कॉपर हम सेगमेंट बनाने के लिए कर रहे हो वो हार्ड होता है। तो बहुत से इसमें कन्फ्यूज़न क्या होती है कि आपको पता है कि कम्यूटेटर सेगमेंट बने किस चीज़ से होते हैं? हार्ड ड्रॉन कॉपर के बने होते हैं। तो जनरली बच्चे क्या मार के आ जाते हैं? हार्ड ड्रॉन कॉपर, बट ऐसा नहीं है। माइका में और हॉट ड्रॉन कॉपर में जो इंसुलेशन हम यूज कर रहे हैं बीच में वो हार्ड होता है। इंसुलेशन के रूप में हम माइका का इस्तेमाल करते हैं और माइका एक इंसुलेशन है, तो इंसुलेशन हमेशा क्या होता है? मतलब कि हार्ड होता है कंपेयर करें तो किसी अदर चीज़ से, सेमीकंडक्टर से या फिर कंडक्टर से। ठीक है, तो आपको ये भी क्वेश्चन याद रखना है कि कम्यूटेटर के सेगमेंट बने होते हैं हार्ड ड्रॉन कॉपर के, और हार्ड ड्रॉन कॉपर आपका हार्ड नहीं होता है कंपेयर करते हैं जब माइका से या फिर इंसुलेशन से। तो ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ें पूछी जाती हैं एग्जाम में, इसलिए मैंने इसको बता दिया आपको। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी बार पूछा गया है, आप ध्यान से देख सकते हैं कितनी बार पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? द फंक्शन ऑफ ए कम्यूटेटर इन ए डीसी मशीन इज टू कन्वर्ट। अब देखिए फंक्शन ऑफ डीसी मशीन मतलब कम्यूटेटर का फंक्शन क्या है डीसी मशीन में, कितनी बार पूछा गया है? 18 में, 18 में, 16 में, ऐसे देख सकते हैं आप कि कई बार पूछा गया है, आपका कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या है कि डीसी मशीन में कम्यूटेटर का काम क्या है? यूनि डायरेक्शनल करंट टू डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट टू यूनि डायरेक्शनल करंट, अल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट टू अल्टरनेटिंग करंट। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? कम्यूटेटर का काम डीसी मशीन में क्या होता है आपको यही बताना है, फटाफट बताइए। तो फिर इसका करेक्ट आंसर होगा अल्टरनेटिंग करंट टू यूनि डायरेक्शनल करंट। देखो इसमें यही थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है कि अल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट कहेंगे या फिर अल्टरनेटिंग करंट टू यूनि डायरेक्शनल करंट कहेंगे। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो देखिए डीसी मशीन में कम्यूटेटर का कार्य प्रत्यावर्ती धारा को एक दिशीय धारा में परिवर्तित करना है। देखो ऑप्शन थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन वाला था
कि AC टू DC कहेंगे, AC टू DC, या फिर AC टू यूनि डायरेक्शनल करंट कहेंगे, यूनि डायरेक्शनल। तो आपका करेक्ट आंसर होगा AC टू यूनि डायरेक्शनल करंट, यानी AC से हम कन्वर्ट कर देंगे किस में, यूनि डायरेक्शनल में। ये आपका करेक्ट आंसर होगा और सुटेबल होगा। आप कभी भी AC टू DC नहीं बोलेंगे कि कम्यूटेटर का काम है। हाँ, अगर ऑप्शन में नहीं है ये वाला तो फिर आप ये करेक्ट मान सकते हो, अदरवाइज ये ऑप्शन में है तो फिर यही करेक्ट आपका होगा। ठीक है, चलिए तो देखिए, तो जो कम्यूटेटर का मुख्य कार्य आर्मेचर कुंडलन में प्रेरित प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करके उसे बाह्य परिपथ में भेजना है। तो AC को DC में, AC टू DC कन्वर्ट करके इसको जो एक्सटर्नल सर्किट है उसको ये रेफर कर देता है। अब देखिए, दिक् परिवर्तन यानी कि जो आपका कम्यूटेटर सेगमेंट है वो किसके बने होते हैं, कठोर कर्षित तांबे के, यानी कि हार्ड ड्रॉन कॉपर के बने होते हैं। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है एक चीज़ और, कम्यूटेटर जो हमारा होता है वो उसको हम कहते हैं मैकेनिकल रेक्टिफायर। ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है, मैकेनिकल रेक्टिफायर। कभी आपसे ये पूछ लिया जाए कि कम्यूटेटर जो है वो रेक्टिफायर की तरह तो काम करता है, लेकिन कौन सा रेक्टिफायर। रेक्टिफायर आपके तीन तरह के होते हैं, एक हाफ वेव होता है, एक फुल वेव होता है और एक ब्रिज रेक्टिफायर होता है। तो आपको हमेशा बताना है कि ये कौन सा होता है, फुल वेव रेक्टिफायर की तरह बिहेव करता है, फुल वेव रेक्टिफायर की तरह आपका बिहेव करता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है कि फॉर ए DC शंट जनरेटर टू सेल्फ एक्साइटेड द कंडीशन टू बी सेटिस्फाई आर दैट मस्ट बी सेम रेजिडुअल मैग्नेटिज्म इन द फील्ड मैग्नेट, इट मस्ट बी इन द प्रॉपर डायरेक्शन एंड द शंट फील्ड रेजिस्टेंस मस्ट बी। यानी कि DC शंट जनरेटर के स्वतः उत्तेजन के लिए संतुष्ट होने वाली शर्त है कि क्षेत्र चुंबक में कुछ अवशिष्ट चुंबकत्व होना चाहिए और यह उचित दिशा में होना चाहिए, तथा शंट क्षेत्र प्रतिरोध का मान क्या होना चाहिए, डैश डैश आपको ये दे रखा है, आपको यही बताना है। ठीक है, चलिए ऑप्शन क्या है आपके ध्यान से देखिएगा। चार ऑप्शन आपके दिए हैं कि एबव द क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस, इक्वल टू द क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस, लेस देन क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस, लेस देन क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस। सॉरी, ये जो ऑप्शन नंबर सी है ये क्या है, लेस देन आर्मेचर फील्ड रेजिस्टेंस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। तो आपको पता है कि एक DC शंट जनरेटर है तो सेल्फ एक्साइटेशन के लिए उसके पास दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए। दो प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए कि उसमें कुछ ना कुछ रेजिडुअल मैग्नेटिज्म होना चाहिए, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म होना चाहिए। रेजिडुअल मैग्नेटिज्म होने के साथ साथ उसका जो रेजिस्टेंस होगा, यानी कि जो फील्ड का रेजिस्टेंस होगा, जो क्षेत्र प्रतिरोध होगा, वह हमेशा क्रिटिकल रेजिस्टेंस से क्या होगा, क्रिटिकल रेजिस्टेंस से कम होगा, क्रिटिकल रेजिस्टेंस से कम होगा। ठीक है, लेस देन द क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस। तो देखिए ऑप्शन क्या है आपके, ऑप्शन आपके हैं कि DC शंट जनरेटर के स्वतः स्व उत्तेजन के लिए फील्ड मैग्नेट में कुछ अवशिष्ट चुंबकत्व यानी रेजिडुअल मैग्नेटिज्म होना चाहिए, तथा चुंबकत्व उचित दिशा में होना चाहिए, तथा चुंबकत्व उचित दिशा में होना चाहिए, तथा शंट क्षेत्र प्रतिरोध का मान क्रांतिक क्षेत्र प्रतिरोध से कम होना चाहिए, तथा शंट क्षेत्र प्रतिरोध का मान क्रांतिक क्षेत्र प्रतिरोध से कम होना चाहिए। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सारी की सारी लाइन आपको लिखा हुआ है, आपको मैंने बता भी दिया। तो इम्पोर्टेंट है कि शंट क्षेत्र मतलब शंट जनरेटर की जब भी बात की जाएगी तो दो इम्पोर्टेंट लाइन है कि उसमें कुछ ना कुछ रेजिडुअल मैग्नेटिज्म होना चाहिए, तथा उसका क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस से मान फील्ड रेजिस्टेंस का कम होना चाहिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग जनरेटर इज यूज्ड फॉर द चार्जिंग बैटरीज। यानी कि कौन सा जनरेटर बैटरी चार्जिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास है ऑप्शन क्या क्या है, ध्यान से देखिए, बताइए कि कंपाउंड जनरेटर, शंट जनरेटर, सीरीज जनरेटर, टेको जनरेटर। अब बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने हैं और किसका इस्तेमाल हम किस काम के लिए करते हैं, आपको यही बताना है कि बैटरी चार्जिंग के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर होगा शंट जनरेटर। शंट जनरेटर का इस्तेमाल हम लोग किस काम के लिए करते हैं, बैटरी चार्जिंग के लिए करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए बैटरियों को चार्ज करने के लिए शंट जनरेटर का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग DC एक्साइटर के रूप में भी किया जाता है क्योंकि इसका टर्मिनल वोल्टेज लगभग स्थिर होता है। आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन इसमें ये लिख दिया है
कि बैटरी चार्जिंग के लिए तो हम इसका इस्तेमाल करते ही करते हैं, लेकिन साथ में इसका इस्तेमाल एक्साइटर के रूप में करते हैं। एक्साइटर के रूप में बोले तो जैसे अल्टरनेटर है, अल्टरनेटर के रोटर पे हमें डीसी सप्लाई देनी पड़ती है, तो वहाँ पे हमें एक्साइटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो एक्साइटर हम इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे, वो कौन सा होता है? वो होता है डीसी शंट जनरेटर। डीसी शंट जनरेटर होता है अल्टरनेटर या फिर सिंक्रोनस मोटर के रोटर को एक्साइटेशन देने के लिए, ठीक है। और इसका टर्मिनल वोल्टेज लगभग क्या होता है? कांस्टेंट होता है। इसका टर्मिनल वोल्टेज लगभग क्या होता है? कांस्टेंट होता है, ठीक है। इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। अच्छा, सीरीज जनरेटर का इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं? तो सीरीज जनरेटर का इस्तेमाल हम एज ए बूस्टर यूज करते हैं, एज ए बूस्टर। अब बूस्टर के रूप में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मतलब है कि बूस्टर के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो बूस्टर क्या काम करता है? तो बूस्टर जनरली ट्रांसमिशन लाइन में फीडर के पास लगाया जाता है। ट्रांसमिशन लाइन में जनरली कहाँ पे? फीडर के पास। और इसका काम क्या होता है कि वोल्टेज ड्रॉप को कंपनसेट करता है। वोल्टेज ड्रॉप को कंपनसेट करता है जो बूस्टर होता है, और बूस्टर के रूप में हम डीसी सीरीज जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि ये डीसी जनरेटर कैन बी टर्म्ड ऐसे। तो डीसी जनरेटर को कैसे हम टर्म करते हैं? एक डीसी जनरेटर को क्या कहा जा सकता है? रोटेटिंग एम्पलीफायर। ऑप्शन देखिए, ये भी बहुत बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए कितनी बार पूछा गया है ये, ठीक है। डीसी जनरेटर को हम क्या क्या कहते हैं, ठीक है। डीसी जनरेटर को हम क्या क्या कहते हैं? प्राइम मूवर, पावर पंप, या फिर नन ऑफ दिस। तो डीसी जनरेटर जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो आप याद रखिएगा, इसको हम कहते हैं एक रोटेटिंग एम्पलीफायर। एक डीसी जनरेटर को हम क्या कहते हैं? रोटेटिंग एम्पलीफायर कहा जाता है। जिस प्रकार से प्रवर्धक यानी एम्पलीफायर इनपुट को बढ़ाता है, उसी प्रकार से डीसी जनरेटर भी वोल्टेज को बढ़ाता है। देखो, इसको हम क्या कहते हैं? रोटेटिंग एम्पलीफायर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जिस तरह से जो एम्पलीफायर होता है वो इनपुट को बढ़ाता है, उसी प्रकार से डीसी जनरेटर भी वोल्टेज को क्या करता है? बढ़ाता है। दोनों में अंतर यह है कि डीसी जनरेटर गति करता है तथा प्रवर्धक क्या रहता है? स्थिर रहता है। डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंस कभी पूछे कि एम्पलीफायर में और डीसी जनरेटर में डिफरेंस क्या है, तो डीसी जनरेटर आपका क्या करता है? मतलब कि गति करता है, यानी स्पीड पर चलता है, जबकि जो आपका एम्पलीफायर होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। इसलिए इसे रोटेटिंग एम्पलीफायर कहा जाता है। डीसी जनरेटर डायनेमिक इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। जो डीसी जनरेटर होता है वो किस पे काम करता है? डायनेमिक इंडक्शन के इफेक्ट पे वर्क करता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डमी कॉइल इन डीसी जनरेटर इज प्रोवाइडेड टू रिड्यूस। डमी कॉइल जो डीसी जनरेटर में हम इस्तेमाल करते हैं वो किस लिए करते हैं? ये भी देखो कितनी बार पूछा गया है। देख लीजिए आप अपने ही दिमाग से, देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, तो कितना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो देखिए, मैकेनिकल अनबैलेंस, हिस्टैरिसीस लॉस, आर्मेचर लॉस और टेंडेंसी ऑफ रिवर्सल। तो आप जानिए कि डमी कॉइल का जो हम इस्तेमाल करते हैं ना, डमी कॉइल, तो डमी कॉइल जो हमारी होती है वह, तो डमी कॉइल का इस्तेमाल हम करते हैं मैकेनिकल अनबैलेंस को मेंटेन करने के लिए। देखिए डमी कॉइल, तो डीसी जनरेटर में यानी डीसी जनरेटर में मैकेनिकल अनबैलेंस को कम करने के लिए डमी कॉइल का प्रयोग किया जाता है। मैकेनिकल अनबैलेंस को कम करने के लिए डमी कॉइल का इस्तेमाल करते हैं। डमी कॉइल वेव कुंडली के साथ प्रयोग की जाती। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि डमी कॉइल का इस्तेमाल किस कुंडली के साथ किया जाता है, ठीक है। तो डमी कॉइल कम्यूटेटर से कनेक्ट नहीं होती। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है कि डमी कॉइल जो होती है कम्यूटेटर से कनेक्ट नहीं होती। और डमी कॉइल डीसी जनरेटर में आर्मेचर को यांत्रिक संतुलन उपलब्ध कराती है। यानी डमी कॉइल जो होती है जनरेटर में आर्मेचर को मैकेनिकल बैलेंस प्रोवाइड कराता है, क्योंकि आर्मेचर के कुछ स्लॉट बिना कुंडलन के होते हैं। आर्मेचर के कुछ स्लॉट जो होते हैं उसमें कोई कुंडली नहीं होती है, जो कि असंतुलन उत्पन्न करते हैं। इसी असंतुलन को मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? डमी कॉइल का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको एक चीज़ यहाँ से क्लियर हो गई होगी कि डमी कॉइल जो हम इस्तेमाल करते हैं उसमें कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता है। पहली चीज़ तो जान जाओ, इसमें कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता। ये सिर्फ मशीन को बैलेंस, मतलब मैकेनिकल बैलेंस प्रोवाइड करती है, ठीक है। और ये जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ये क्या थी कि ये वेव वाइंडिंग के साथ इस्तेमाल होती है। किसके साथ? वेव वाइंडिंग के साथ इस्तेमाल होती है। अगर लैप वाइंडिंग आप इस्तेमाल किए तो वहाँ पे डमी कॉइल का इस्तेमाल आप नहीं करोगे।
तो फिर डमी कॉइल के साथ एक वो सॉरी जो लैप वाइंडिंग हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके संग हम क्या यूज करते हैं, तो वहाँ पे हम यूज करते हैं इक्वलाइज़र रिंग का। इक्वलाइज़र रिंग का इस्तेमाल हम करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लिए हमारा इतना ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर। तब तक के लिए थैंक यू, और वीडियो में आप प्लीज़ यार लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।